बौद्ध धर्म के प्रचार में जुट गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और आम जनता को अहिंसा, शांति और सद्भाव की बातें समझाने के लिए अपने राज्य में आज के अफगानिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक में जगह जगह पर बौद्ध विहार बनवाए, स्तंभ लगवाए, उन पर अपने शासन की नीति लिखवाई और लोगों को बताया कि धर्म किसे कहते हैं और उसका पालन क्यों करना चाहिए। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका सहित दूसरे देशों में भेजा था। ये सब कलिंग युद्ध के बाद की बात है, लेकिन अशोक के लघु शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसी बौद्ध ग्रंथ में भी ये नहीं कहा गया कि अशोक ने कलिंग युद्ध से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के करीब 10 साल पहले से अशोक का संबंध बौद्धों से था। इससे यह भी संकेत निकलता है कि सम्राट अशोक ने युद्ध में जन धन की हानि से दुखी होकर बौद्ध धर्म का रास्ता नहीं चुना था, बल्कि मौर्य वंश की राजनीति में अपना पलड़ा भारी करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म से नाता जोड़ा। मौर्य वंश की शुरुआत होती है मगध के सम्राट घनानंद की हत्या से। ये वही घनानंद थे जिनके विशाल साम्राज्य और शक्तिशाली सेना की जानकारी मिलने पर सिकंदर की सेना के हाथ पांव फूल गए थे। राजा पोरस को हराने के लिए सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था और सिकंदर को लौट जाना पड़ा। घनानंद की हत्या कर 323 में ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा बने। मौर्य वंश के लोग ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे। वे राजकाज में वैदिक परंपराओं का पालन करते थे, लेकिन निजी जीवन में दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। खुद चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था और राजपाट छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। उनके बेटे बिंदुसार का रुझान आजीवकों की ओर था। हो सकता है कि बिंदुसार के बाद जब अशोक राजा बने होंगे तो परिवार के उन लोगों ने इसका विरोध किया हो जिनका संबंध आजीवकों और जैन लोगों से था। इसके चलते अशोक आजीवकों और जैनियों के विरोधी बौद्धों के करीब हो गए होंगे ताकि अपने शासन के लिए एक धार्मिक समर्थन जुटा सके। ऐसा लगता है कि सत्ता के लिए इसी जोड़तोड़ में अशोक ने कलिंग पर हमला किया होगा। बात यह भी है कि कलिंग नंद वंश के शासन के समय मगध साम्राज्य का हिस्सा था। चंद्रगुप्त और उनके बेटे बिंदुसार के समय भी कलिंग मौर्य साम्राज्य में था। हालांकि कलिंग के राजा को अपने हिसाब से शासन करने की छूट थी और वो समय समय पर टैक्स और दूसरी चीजें मगध भिजवाया करते थे। लेकिन बिंदुसार के आखिरी दिनों में जब उथल पुथल बढ़ी तो ऐसा लगता है कि कलिंग ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अशोक ने जब मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली तो उन्हें अपने राज्य की सीमा पर एक दूसरे राज्य की ऐसी हरकत पसंद नहीं आई होगी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और उसके प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति से कलिंग ज्यादा दूर नहीं था। ऐसी संभावना भी है कि कलिंग के राजा अशोक के विरोधी खेमे से मिल गए हों, लिहाजा अशोक ने कलिंग पर हमला कर दिया। यह आक्रमण हुआ 662 ईसा पूर्व में, यानी अशोक के राजा बनने के 7 साल बाद। माना जाता है कि अशोक और कलिंग की सेनाएं दया नदी के किनारे थौली में टकराईं। वो इलाका आज के भुवनेश्वर के पास है, लेकिन पुरातात्विक उत्खनन में हाल ही में यह जानकारी सामने आई है कि वो लड़ाई युद्ध मेरुदा नाम की जगह पर शुरू हुई और कलिंग की राजधानी तोसाली के विध्वंस के साथ खत्म हुई। युद्ध मेरुदा वाली जगह कटक से कुछ दूरी पर राधानगर में है। तोसाली के जो हिस्से उत्खनन में सामने आए हैं उनमें दीवारों पर तीर धसे मिले हैं। खुद अशोक ने कलिंग युद्ध के जो विवरण दिए थे उसके मुताबिक 1 लाख लोग रणभूमि में मारे गए थे और इससे भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। अशोक के लघु शिलालेखों से पता चलता है कि जब यह सब हो रहा था तो उससे पहले ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने कई शिलालेखों में कलिंग युद्ध पर अफसोस भी जताया है, लेकिन ऐसे स्तंभ और शिलालेख उड़ीसा में नहीं बल्कि शाहबाजगढ़ी जैसे बहुत दूर के इलाके में हैं। शाहबाजगढ़ी आजकल के उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में है। उड़ीसा में अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं उनमें कलिंग युद्ध पर कहीं कोई पश्चाताप नहीं दिखता। अगर अशोक को वाकई अफसोस हुआ होता तो उन्हें वहीं के लोगों से जताना चाहिए था जहां युद्ध के चलते तबाही मची थी। कहा जाता है कि कलिंग मौर्य साम्राज्य के सामने फिर से सिर उठाने की हिम्मत न करे, इसलिए अशोक ने जानबूझकर वहां के शिलालेखों में किसी तरह का अफसोस नहीं जताया था। लेकिन अशोक ने बहुत दूर लगवाए जिन शिलालेखों में अफसोस जताने के संकेत दिया है वहां भी वो एक चेतावनी देते दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ लिखवाया है कि जो भी हिंसा करेगा उसे देव नाम प्रिय इस तरह की दंड देंगे कि अपराध करने वालों को अपने कृत्य पर शर्म आने लगेगी। इससे संकेत मिलता है कि बौद्ध धर्म अपना लेने के बाद भी अशोक को राजकाज में हिंसा से कोई परहेज नहीं था। बौद्ध ग्रंथ अशोक वंदन के मुताबिक अशोक ने बाद में भी जनसंहार किए। उन्होंने हिंदुओं पर वार नहीं किए, लेकिन जैनियों और आजीवकों को निशाना बनाया। अशोक वंदन के अनुसार अशोक ने एक बार बंगाल में 18,000 आजीवकों को एक साथ मरवा दिया। इसी तरह एक बार पाटलिपुत्र में एक जैन व्यक्ति की बनाई तस्वीर पर अशोक नाराज हो गए। चित्र में बुद्ध को एक जैन तीर्थकर के सामने सिर झुकाते हुए दिखाया गया था। अशोक ने उस जैन व्यक्ति को उसके परिवार और उसके घर में बंद करवा दिया और घर में आग लगवा दी। यह भी लिखा मिलता है कि अशोक ने इसके बाद आदेश दिया था कि एक जैन व्यक्ति का कटा हुआ सिर लाने पर 1 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। यह आदेश तब वापस लिया गया जब एक दिन धोखे से एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट दिया गया। वो बौद्ध भिक्षु अशोक का भाई विताशोक था।